जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपना हिंदी का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2। तो जो मेरा पार्ट नंबर 2 है या चैप्टर नंबर 2 है वो है शिक्षण। हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, उसके सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और शिक्षण सूत्र और उनके जो मैगजीम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। इसको रफ कर दे ताकि मुझे ज़्यादा जगह मिल जाए। शिक्षण, शिक्षण मतलब टीचिंग होता है। आप लोग जानते होंगे शिक्षण मतलब टीचिंग। क्या होती है टीचिंग? वैसे अगर बताएं एक वैसे टर्म में, बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ ग्रहण करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए शिक्षण या टीचिंग क्या होता है समझिए। यह एक टीचर है और यह एक बालक है, ठीक है। टीचर का जो ज्ञान है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हिंदी में जिसको बोलते हैं, प्रवाह हो रहा है। तो क्या करें, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा नॉलेज है वह नॉलेज एक किसी छोटे बच्चे जिसके पास कम नॉलेज है उसके पास वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये सर है, मतलब टीचर है, मान लो टीचर, और ये आपका स्टूडेंट। तो आपका टीचर तभी आपको पढ़ाएगा जब टीचर के पास आपका जो शिक्षक के पास अच्छा नॉलेज होगा, तभी तो वो स्टूडेंट को दे पाएगा। तभी यहाँ पे क्या है कि एक गुणवान व्यक्ति से उसका जो नॉलेज एक अनगुणवान व्यक्ति है उसके पास जा रहा है। एक एजुकेटेड व्यक्ति का नॉलेज अनएजुकेटेड व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको बोलते हैं टीचिंग। गॉट इट? मतलब टीचर का जो ज्ञान स्टूडेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये बात आपको समझ गए होंगे आप लोग। मतलब एक अनुभवी व्यक्ति से अनुभवी व्यक्ति के पास ज्ञान का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसको बोलते हैं टीचिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको टीचिंग करने के लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरी होता है वो जानते हैं। टीचिंग करने के लिए हमें तो सबसे पहले हमें सूत्र चाहिए होता है। सूत्र के भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ मैगजीम्स होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ सूत्र की जरूरत पड़ती है हमको है। फिर हमको कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल, उनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बन सके, ठीक है। फिर एक TLM आप लोग जानते हो, टीचर लर्निंग मटेरियल, मतलब कि लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, TLM बोलते हैं उनको शॉर्टकट में। तो वो मटेरियल चाहिए होता है ताकि बच्चों को अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है। फिर चौथा आपका सामग्री होती है जिसको बोलते हैं सामग्री। और बच्चों को किस तरह हम पढ़ाएंगे, कुछ सामग्री हमको चाहिए होता है। जैसे कि क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर को क्या चाहिए होता है, एक बोर्ड की ज़रूरत होती है, या चौक या डस्टर या जो भी उनके स्कूल में है, और एक डस्टर की जरूरत होती है। वो सामग्री तो होती है, अगर वो नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीचर आके सामने बैठ गया, अब वो बड़बड़ाए जा रहा है, तो क्या स्टूडेंट कभी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा जब तक उसे कोई भी चीज़ विजुअली नहीं दिखाई जाएगी। जैसे मैं अभी जैसे कि मैं अभी आपको बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग जिसको देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मैं लेक्चर देखे चल जाऊँ तो आपके दिमाग में कुछ बात जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100% नहीं जाएंगी। बाद में आप जब नोट्स देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी रिवीजन होगा। तभी कहा गया है कि कुछ प्रिंसिपल मतलब कुछ सूत्र होते हैं, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। दूसरी बात, कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल होते हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। TLM होता है, TLM के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप जिन्होंने वो किया हो, DLED किया होगा सब में, या BEd में, ये सब वहाँ पे TLM का यूज़ किया गया होगा। फिर आता है सामग्री माध्यम, एक सामग्री जिसके द्वारा मतलब टीचर अपने एक्सप्रेस को व्यक्त कर सकता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक, मार्कर, डस्टर, ये सब चीज़ों की नीड होती है। या फिर जो आपके स्कूल में प्रोजेक्टर लगे होते हैं उनको भी हम सामग्री ही बोलते हैं, पढ़ाने या समझाने के लिए। आप समझते हैं आगे। दो व्यक्ति थे, एक एडम थे और एक व्यक्ति का नाम था जॉन डे। इन लोगों ने क्या बोला उसके बारे में जानते हैं। तो एक व्यक्ति थे एडम। एडम ने जो शिक्षा है उसके बारे में क्या बोला है उसके हम जानते हैं। तो एडम ने किस पे जोड़ दिया? एडम ने जोड़ दिया है
दो ध्रुवीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू पोलर प्रोसेस शिक्षण का। तो उसमें क्या है, ये एडम व्यक्ति हैं। एडम ने बोला है कि हमको पढ़ाने में क्या दो चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले हमको जरूरत होती है एक शिक्षक की, मतलब टीचर की, और फिर टीचर होगा पढ़ाने के लिए तो हमको किसकी ज़रूरत होगी, स्टूडेंट की। ये बात आपकी एडम ने बोली है, स्टूडेंट्स की जरूरत होगी। तो एडम ने दो ध्रुवी के बारे में बात करी है, जिसमें कहा कि शिक्षक और स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब टीचर और स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है शिक्षा के अंदर। अब जानते हैं अगले व्यक्ति ने क्या कहा है। तो जो आपके अगले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में बात की है उनके हम जानते हैं। तो अगले व्यक्ति जो हैं वो हैं आपके जॉन डुई। जॉन डुई ने क्या बात करी है शिक्षा के बारे में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जॉन डुई ने बोला है शिक्षा जो आपका है वो थ्री आयाम मतलब ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइयामी मतलब इसको बोलते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। एडम ने बोला था कि उसमें टीचर और स्टूडेंट का होना जरूरी होता है, लेकिन जॉन डुई ने बोला है ये थ्री आयाम प्रोसेस है, इसमें तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपका टीचर, दूसरा आपका स्टूडेंट, तीसरा आपका विषय वस्तु या मटेरियल या करिकुलम, ये चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहले हमको जरूरत पड़ेगी टीचर की, टीचर होगा, टीचर के बाद क्या होगा, स्टूडेंट होगा। हिंदी में लिख देता हूँ, जाओ एक मिनट, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट कहेंगे इंग्लिश क्यों लिख रहे हो, इंग्लिश वाले टॉपिक में। तो पहला इसमें क्या होगा, अध्यापक होगा आपका, अध्यापक, फिर आपका छात्र, फिर आपकी विषय वस्तु, विषय वस्तु। अब इधर साइड में हिंदी में लिख देता हूँ उसको, विषय वस्तु। तो अध्यापक मतलब होता है आपका टीचर, छात्र मतलब स्टूडेंट, और विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मटेरियल। जो आपके जॉन डुई हैं वो थ्री आयाम शिक्षण पे कार्य किया है। इन्होंने कहा है ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में चर्चा करी है। तो इन्होंने कहा कि ये जब शिक्षण शास्त्र या पढ़ाई की जाती है बच्चों के लिए, तो उसमें क्या क्या जरूरी होता है। तो उसमें जरूरी होता है एक तो आपका अध्यापक का होना जरूरी होता है, दूसरा एक छात्र का होना जरूरी होता है, और विषय वस्तु का होना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आपकी जॉन डुई ने की है। ठीक है, तो जो विषय वस्तु के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ आती है, एक तो कंटेंट आता है। कंटेंट कैसा होगा पढ़ाई का, विषय वस्तु कंटेंट कैसा होगा, वहाँ का करिकुलम कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, वहाँ का मतलब लोगों की मतलब जो पैटर्न फॉलो होता है पढ़ाई का, ये पीरियड वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, करिकुलम कैसा होगा, और वहाँ का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा। ये आपकी सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो जॉन डुई ने त्रियामी की भाषा की बात की है, ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की है। उन्होंने कहा कि इसमें एक अध्यापक का होना जरूरी होता है, शिक्षक का होना जरूरी होता है, और साथ के साथ आपका ये विषय वस्तु का होना जरूरी होता है। लेकिन विषय वस्तु के अंदर तीन चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कंटेंट कैसा होगा, बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा, ये समझाया जाएगा, वो चीज़ें कैसी होगी, वहाँ का करिकुलम कैसा होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे 8 पीरियड चलते थे, वो गेम्स पीरियड भी होता था, तो ये करिकुलम के अंदर सब चीज़ें आती हैं। और इन्वॉल्वमेंट, उसको बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वहाँ का पर्यावरण या वातावरण कैसा होगा स्कूल का, उसके बारे में इन्होंने बात की है। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस, एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिद्धांत। अगर कुछ स्पेलिंग का एरर हो तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि मैं आपको बिल्कुल स्पेलिंग भी अगर एक दो गलत है तो आप बताओगे सही गलत है। आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है। ठीक है, हालांकि जो मैं बोलूँगा उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, इनकी हम चर्चा करते हैं। जो पहला आपका है
क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, बालक कैसे क्या करता है उनके बारे में अभी डिटेल में बताएंगे। पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए बुक में। पहला होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चौथा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, कैसे बच्चे के जीवन से जोड़ के उसको पढ़ाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या उसमें अलग अलग विभिन्नता है बच्चे के अंदर, स्वाभाविकता का सिद्धांत, ठीक, लोकतांत्रिक का सिद्धांत, फिर आवृत्ति का सिद्धांत। अब इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, स्वाभाविक का सिद्धांत, लोकतांत्रिक का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। अब इनकी हम डिटेल डिस्कशन चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं अपना पहले सिद्धांत की चर्चा करते हैं। मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप जब खुद समझ लेंगे तो उसको लिखने के कहने मतलब ये है कि अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन ना करूं तो आप किताब में जो डिटेल लिखी है उसको वहाँ जाके देख सकते हैं ना। लेकिन फ़ायदा क्या है, जब मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में, और वो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो और अपनी भाषा में उसको व्यक्त या लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा, एक्सप्लेन मैं करूँगा आपको, और उसको जब आप वीडियो 2-3 बार 1-2 बार देखेंगे उसको अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल्स आपके मन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, ठीक है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। क्रियाशीलता, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे कुछ कार्य करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। क्रियाशीलता का कार्य, क्रियाशीलता मतलब होता है कुछ कार्य ऐसा जिसको हम खुद सीखते हैं, जिसको हमें सिखाया नहीं जाता है स्कूल में कैसे, तो उसको बोलते हैं क्रियाशीलता का कार्य। क्रियाशीलता जो हर कार्य हम खुद कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने हाव भाव से कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग, हम सपोज करिए कोई ऐसा कार्य है जिसको हम करेंगे, ठीक है, तभी हम सीखेंगे। अब जब कोई कार्य हमको सपोज करिए हमको जब कोई कार्य आता ही नहीं है, जिस पे हमने अपना हाथ डाला ही नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि यार तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर, तो कहते हैं भाई मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया है। भाई जब तुम उसमें घुसोगे उस लाइन में तभी तो तुमको एक्सपीरियंस आएगा। या किसी जॉब में जाओगे तो तुम बोलोगे जाओ यार टीचिंग का काम चालू कर दो, भाई ऐसे नहीं होता। जब तक आप उस लाइन में घुसोगे नहीं, धीमे धीमे आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से परिपक्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तभी कहते हैं ये क्रियाशीलता का कार्य इस पे काम करता है, इसको बोला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो क्या है, अवलोकन। अब जानते हो आपके घर में अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, मतलब देख के सीखना या नकल करके सीखना, जो भी होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे बालक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि जो कोई बड़ा व्यक्ति घर के अंदर है जो कार्य कर रहा होता है उसको करके वो नकल करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके अगर मम्मी है और कोई छोटा बालक है 1-2-3 साल का, मम्मी का कपड़े फोल्ड कर रही है तो बच्चा भी उठा के ऐसे ऐसे करने लगता है, अवलोकन करता है। और दूसरी बात, अगर पापा शेविंग कर रहे हैं तो देखोगे वो बच्चा भी ब्रश उठा के अपने आप ही करने लगता है, वो भी तो कहीं ना कहीं अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख रहा है। तो ये इसके अंदर आएगा। दूसरी बात, समस्या समाधान। समस्या समाधान का मैटर ये है कि जब तक बच्चा कोई कार्य खुद नहीं करता है तब तक उस चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो जैसे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसका हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब हम कहीं पे अटकेंगे, किसी कार्य को करने के लिए अटकेंगे तो बाद में हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब वो चीज़ को सीखेंगे ना, तभी तो हम किसी चीज़ का समस्या समाधान निकाल पाएंगे। अगर हमारे सामने कोई ऐसी समस्या ही नहीं आई है, कोई दिक्कत ही नहीं आई है और हमने कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी, तो हम क्या इस रूल पे काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमने अगर कोई ऐसी समस्या फेस की है या ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है, उसको अगली बार हम आसानी से उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तभी बोला है समस्या समाधान इसके अंदर बोला गया। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल मतलब ऐसी थिंकिंग जहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे आप सोच नहीं पाते अब हम करें तो करें क्या, उसको बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। सपोज करिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और उधर आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी सर्वल प्रॉब्लम आई है कि आपको उधर भी जाना मतलब ज़रूरी है, तो आप उस केस में क्या करोगे? आप यहीं पे फंस जाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाऊं, या मैं अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम हुई उसको पहले जाऊं करने के लिए, या मैं अपना एग्जाम देने जाऊं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन।
तो ये बात आप क्रियाशीलता के सिद्धांत में मैंने बात की है, करके सीखने की बात होती है। अवलोकन मैंने बताया कि जब बच्चा कोई चीज़ देख के सीखता है उसको अवलोकन बोलते हैं। और समस्या समाधान, जब तक किसी के व्यक्ति पर कोई समाधान समस्या नहीं पड़ती है और उससे बाहर नहीं निकलता तब तक चीज़ों को नहीं सीख पाता है। तीसरी बात बोला है आलोचन चिंतन, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तभी आती है जब आप किसी समस्या में फंस जाते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यह आपके सब कुछ इसके अंदर थी, क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में थी। अब बढ़ते हैं अगले वाले सिद्धांत पे। अब आपका जो सेकंड सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट। रुचि मतलब इंटरेस्ट। रुचि का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। इसमें क्या होता है, जब कोई छोटा बालक स्कूल में पढ़ने जाता है तो शिक्षक उसको कैसे पढ़ाएगा ताकि उसकी रुचि जगे। ऐसे जाके अगर किताब से उसको पढ़ना चालू कर देंगे तो बच्चा पढ़ेगा, अगले दिन कहेगा मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में या प्राइमरी क्लासेस में या प्री प्राइमरी क्लासेस में क्या होता है, कुछ उनको बच्चों को क्या होता है, या तो कार्टून्स दिखाए जाते हैं या फिर उनको कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल दिया जाता है जिनको बच्चे छू के खेलते हैं, ठीक है। या उनके क्लास में खिलौने आपने देखे होंगे रखे, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जाके पढ़ने के प्रति या स्कूल जाने के प्रति या कुछ सीखने के प्रति। तो इसमें क्या होता है, रुचि के सिद्धांत में हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट, ये मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ पर आप समझ जा रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब सभी जानते हो कि रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, जैसे कि एग्जाम्पल क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे कहानी सुनाना, कहानी सुनाना हो गया आपका, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो बच्चों की डेली लाइफ से कनेक्ट होंगे। तो रुचि का जो सिद्धांत है उसके अंदर ये सब बातें आती हैं कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो उसके क्या होगा, उसको हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो उसके घर से संबंधित होंगे, साथ में साथ ऐसी कहानियाँ, कविता या कुछ ऐसा देख के पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो बच्चे के अंदर की इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो अगली बार से स्कूल में पढ़ने आया करेगा, ठीक है। तो ये सब रुचि के सिद्धांत के अंदर आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिद्धांत पर। अब आपका जो तीसरा सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा से आप लोग समझते होंगे मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से होता है मोटिवेशन, इसकी इंग्लिश है अभिप्रेरणा की मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है तो उसके प्रति हम लपकते हैं या उसके प्रति हम कुछ कार्य करते हैं, मोटिवेशन ही है। जैसे कि मानिए अभी आप शिक्षक हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका मोटिव क्या है कि आपको सरकारी नौकरी पाना है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, यही तो आपका मोटिवेशन है। तो उसके लिए क्या है, जब हमको सरकारी नौकरी पानी है हमारा मोटिवेशन क्या है, या किसी बालक को पढ़ाने के लिए उसका मोटिवेशन क्या है, या किसी को किसी के लक्ष्य तक पहुंचाने का उसका अभिप्रेरणा क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अधिगम कराएंगे उस बच्चे को। अब बच्चा अधिगम करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा और अधिगम होगा, तब बच्चा सब चीज़ों को जान पाएगा। अधिगम होगा तो उसको एक केंद्र मिलेगा, एक दिशा निर्देश करने के लिए एक केंद्र मिलेगा। जैसे कि मान लो कि मैंने पढ़ाई की, अब मेरा केंद्र क्या है पढ़ाई के बाद, मुझे नौकरी पाना है, ठीक है। नौकरी पाना है तो नौकरी पाने के लिए हमारी दिशा क्या होगी, हमारी दिशा क्या होगी, हमको पढ़ाई करनी है, हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद जब हम सक्सेस हो जाएंगे, जब हमको जॉब मिल जाएगी तो हमारी दिशा निर्देशित हो जाएगी, अब मुझे वाला एग्जाम देना है और हम सक्सेस हो या सक्सेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अधिगम मोटिवेशन क्या है, जब हम किसी कार्य को, जैसे मानिए कि एग्जाम्पल देता हूँ कि सुनिए, जब आपके घर में कोई कार्य ऐसा होता है या कोई बालक ऐसा है जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या है, वहाँ अधिगम हो रहा है, लेकिन वो क्यों गया है बाहर पढ़ने के लिए, उसका कुछ मोटिव है, उसका कुछ अभिप्रेरणा अंदर से थी कि मुझको ये बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। तब उसके अंदर केंद्र था, उसके सेंटर में क्या था कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। उसके अंदर दिशा निर्देशित हो रही थी, दिशा भी निर्देश हो रही थी कि मुझे आईएएस बनना है, तभी उस बंदे के अंदर ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है। तो अधिगम करेंगे, केंद्र में हमारा क्या होगा, जो हमारी मोटिवेशन या इच्छा होगी या अभिप्रेरणा होगी वो रहेगी, फिर हमारी वो दिशा को निर्देशित करेगी हमको किधर जाना है,
ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली गई थी। अब पढ़ते हैं अगले। गाइस एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपका चौथा जो सिद्धांत है वो कार्य करता है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से, बच्चे जो बालक है स्कूल में पढ़ने आया तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, तो उसको जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे कैसे। एक आपने सुना होगा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 ने बोला है कनेक्टिंग लाइफ विद आउटसाइड। कनेक्टिंग लाइफ विद आउटसाइड एग्जाम्पल्स। अब क्या है, जब बालक कनेक्टिंग लाइफ विद आउटसाइड एग्जाम्पल्स, कहने मतलब क्या है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब बालक स्कूल में पढ़ने आता है तो उसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो उसके घर में या उसके आस पड़ोस में होते हैं, जो वह रोज़ देखता है। तो क्या होता है कि बालक है वो अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। तभी बोला गया है, ये एनसीएफ ने भी बोला है कि हम जब भी हम एक छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो उसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके समझाएं कि उसके सामने वो एग्जाम्पल्स हो रहे हों या चल रहे हों, तो क्या होगी, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जो क्लास में पढ़ेगा और जो बाहर उसके घर में एक्सपीरियंस हो रहा है उसको जोड़ के हम जब पढ़ाएंगे तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग का निर्माण होगा। ठीक है, तभी बोला है जीवन से जोड़ के पढ़ाना। तो एनसीएफ ने ये बात करी है कनेक्टिंग लाइफ विद आउटसाइड एग्जाम्पल्स, ये सब बात इसके अंदर की गई है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देंगे, जो रोज़मर्रा में जो एग्जाम्पल होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आप लोग बना ही सकते हो कि मैं अगर हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो इसको अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं हर चीज़ को आपको मतलब ज़्यादा ही मतलब इस प्रॉब्लम मेरे पाई मात्रा में थोड़ी दिक्कत है ज़्यादा। मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत में, जीवन से जोड़ने के सिद्धांत में एनसीएफ ने 2005 में बात की है, जब भी कोई बालक को या बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके, जो उसके घर में या उसके आसपास में जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जोड़ के उसको पढ़ाएंगे, तो बच्चे की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चे चीज़ को समझ सकता है, वो बहुत ही आसानी से समझ पाएगा अपनी स्कूल की लाइफ को और बाहर की लाइफ को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत पे। अब हम जानते हैं अपना पांचवा सिद्धांत क्या है। जो हमारा पांचवा सिद्धांत है वो इस प्रकार करता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं INDIVID, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशेषता या रुचि होती हैं, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये पांचवा है। तो इसके अंदर जो बात बोली गई है, जो बालक या बच्चा है, हम पहले जानेंगे उसको किस चीज़ की आवश्यकता है या क्या चीज़ समझने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर हम उसको जानेंगे उसकी क्षमता कैसी। अब एक क्लास में अगर 30 या 40 बच्चे हैं, हर बच्चे की क्षमता, एक कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। कोई जल्दी समझ पाता है, कोई देर में समझ पाता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, किसी को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आता है, किसी को कुछ मूड्स या कॉन्क्रीट मटेरियल से समझ में आता है, कुछ लोगों को लेक्चर से समझ आता है, कुछ लोगों को दिखा के समझ आता है। तो यहाँ पे टीचर का जो कार्य होगा वो क्या है, क्या करेगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों के अंदर समझ पाएगा क्या है। तो समझेगा पहले बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, इन 30 बच्चे हैं, इनमें सबकी ज़रूरत क्या है उनको समझेगा, सबकी क्षमता कैसी है बच्चों की उसके बारे में समझेगा, और बच्चों की रुचि के बारे में समझेगा। तो ये बात व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर ये सारी बातें बोली गई हैं। तो एक टीचर का क्लास में क्यों महत्व रखा जाता है, इस सिद्धांत के अंदर महत्व रखा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसलिए इसको बोला गया है कि बच्चों की आवश्यकताओं को जान सके, बच्चों की रुचि को जान सके, और बच्चों के अंदर जो आपकी क्षमता है, कैसी कार्य क्षमता है, उसके बारे में टीचर जान सके। अब बढ़ते हैं अपने आगे सिद्धांत पे। अब हम जानते हैं अपना छठा सिद्धांत। हमारा छठा सिद्धांत है वो किस पे कार्य करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक बातें हैं उनके बारे में बात करता है। जैसे कि मानिए कि आपके घर में क्या स्वाभाविक है, क्या रूल रेगुलेशन बने, सपोज करिए, या हमारे जो नेचुरल ने जो हमारा प्राकृतिक ने हमारा क्या स्वाभाविक बना रखा है, क्या बना रखा है। जैसे कि हमको रात को सोना है, सुबह उठना है, ठीक है, और सुबह उठ के हमको नहाना धोना है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके फिर अपना ऑफिस या स्टूडेंट है अपना पढ़ने जाएंगे, फिर शाम को आएंगे, लंच करेंगे, फिर अपना पढ़ेंगे, फिर रात को सो जाएंगे। तो ये नेचुरल वे प्रोसेस है ना।
ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर ये कार्य चलेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। स्वाभाविक मतलब नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, वो तो मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए स्वाभाविकता के सिद्धांत के। अब आप समझते हैं, अब जब आप स्कूल में बच्चों को क्या सिखाते हैं, बोलना लिखना पढ़ना, तो एक सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, एक ऑर्डर में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को आप क्या पढ़ाया जाता है, जब बच्चों को क्या, बच्चे जब स्टार्टिंग से ही पैदा होते हैं उस दिन से बच्चे क्या, एक नेचुरल प्रोसेस हमारा चलता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या, सुनना चालू करता है, बच्चा सुनना चालू करता है। सुनने के बाद बच्चा बोलना चालू करता है। बोलने के बाद बच्चा क्या करता है, पढ़ना चालू करता है। पढ़ने के बाद बच्चा लिखना चालू करता है। लिखने का बच्चा लिखना चालू करता है। ठीक है, तो हमारा जो स्वाभाविक सिद्धांत क्या है, हमारा नेचुरल प्रोसेस क्या है कि बच्चों को पहले, कोई बालक या बच्चा होता है तो सबसे पहले सुनना, वो किसी भी कार्य को या किसी चीज़ को पहले सुनता है, सुनने के बाद वो बोलना चालू करता है। छोटा बालक बोलने के बाद वो पढ़ना चालू करता है, बाद में वो लिखना चालू करता है। लेकिन ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस, ये स्वाभाविक सिद्धांत है हमारा कि किसी बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, ये तो नेचुरल प्रोसेस वे से चलता है। ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर। तो स्वाभाविक क्या है, जो चीज़ हम डेली लाइफ में जो स्वाभाविक है, जिसको हमको करना ही करना है, उसको बोलते हैं स्वाभाविक क्या सिद्धांत। या फिर बच्चे को, जो बच्चा होता है वो कैसे पढ़ता, मतलब कैसे चीज़ों को समझता पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, बाद में वो बोलना चालू करता है, बोलने के बाद वो बच्चा पढ़ना चालू करता है, पढ़ने के बाद वो बच्चा लिखने लगता है। तो ये नेचुरल वे प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है, तभी ये इसके अंतर्गत आया है स्वाभाविकता का सिद्धांत। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अगले। एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपका सातवां जो सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लोकतांत्रिक का सिद्धांत। लोकतांत्रिक का सिद्धांत क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए अपनी बातों को कहने के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी क्लास में क्या होता है कि टीचर ही अपनी बात रखे और टीचर ही अपनी बात कहे, टीचर कहे हम जैसा कहेंगे वैसा करो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तभी ये सिद्धांत कार्य करता है, इसलिए कि हर बच्चे के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए अपनी बात को एक्सप्रेस करने की या कहने की, ताकि वो आपस में एक दूसरे के बीच में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, रुचि आ सके। अगर शिक्षक आपसे कुछ पूछ रहा है तो टीचर स्टूडेंट जो है वो जवाब देगा, आपस में भी बात करके जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक का सिद्धांत है। यहाँ पे उसके फ्रीडम आ गई, वो स्वतंत्र है अपनी बात को किसी के प्रति कहने के लिए। तो ये सिद्धांत यहाँ पे कार्य करता है। स्वतंत्रता दी जाती है इसके अंदर, इसके अंदर बच्चा स्वतंत्र है किसी भी बात को कहने के लिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत कहलाता है, जिस सिद्धांत में बच्चा अपना व्यक्त या भाव या विचार किसी मतलब कि एक क्लास या सभा में व्यक्त कर सकता है, उसको बोलते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा आखिरी सिद्धांत है वो है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब होता है रेपिटेशन, मतलब बार बार किसी चीज़ को आप करके सीखते हैं, उसको बोलते हैं आवृत्ति। जैसे कि आप लोग मैथ लगाते हैं, मैथ आप लोगों से एक बार में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार समझते हैं, या कोई ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसको 4-5 बार करते हैं, तो आप क्या होते हैं, फिर वो कार्य को सीख जाते हैं। तभी बोला गया है इस कार्य के अंदर अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को करने या सीखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चलाना है, कार चलानी है, तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा उस चीज़ में परफेक्ट आने के लिए। तो यहाँ पे वो कार्य करता है आवृत्ति का सिद्धांत। बस इसके अंदर इतना ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले मैगजीम्स। आप समझते हैं जो शिक्षण के जो सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपने शिक्षण सूत्र, मतलब मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी हम चर्चा आप लोगों से इंग्लिश वाली जो पेडोलॉजी है उसमें भी कर चुके हैं। अब इनको हम यहाँ पे, अब हिंदी वाली पेडोलॉजी यहाँ पे भी आता है, तो हमने कहा कि यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा जो सूत्र है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सूत्र में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात मतलब क्या होती है, जो चीज़ हमको पता होती है। अज्ञात मतलब वो चीज़ जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं होती है, उसको अज्ञात बोलते हैं। अब इसमें जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होगा, बच्चों को पहले हम उदाहरण देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे, फिर बच्चों को हम रूल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर आती है। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पे बच्चों को हम पहले उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से बच्चों को रूल की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसको नियम की तरफ लेके जाएंगे। तो ये वाला जो शिक्षण सूत्र होता है ये आपका कार्य करता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ कार्य करता है। इसको और भी ना बोलते हैं, इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको सिंपल से मतलब सरल से जटिल बोलते हैं, सरल से जटिल, जटिल ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ऐसे होगा शायद। तो इसमें क्या होता है, देखो सरल चीज़ पहले बच्चों को पता ही है, फिर इसको हम कठिन कार्य की तरफ लेके जाते हैं। तो ये रूल आपका जो ये वाला जो सिद्धांत होता है इसमें बालक को ज्ञात से अज्ञात लेके जाते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे को एग्जाम्पल पहले उदाहरण देते हैं, बाद में हम बच्चे को नियम की तरफ ले जाया जाता है इस सूत्र के अंदर। अगला चर्चा करते हैं अगले वाले, अगला जो है अगला जो आपका सूत्र उसके हम चर्चा करते हैं। अगला जो सूत्र आपका है वो है आपका मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त की बात की गई है। मूर्त क्या चीज़ होती है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब चीज़ों को कहते हैं मूर्त। मूर्त मतलब जैसे कि मानिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मूर्त चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो चीज़ होती है मूर्त। देख सकें। अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ हम देख ना सकें। चीज़ ऐसे लिखते हैं ना, चीज़ जा मैं भूल गया कैसे लिखते हैं, जो चीज़ आप लोग समझ आना, जो चीज़ हम छू नहीं सकते। इसको आप देख लेना, चीज़ ऐसे लिखते हैं शायद, पता नहीं। तो मूर्त मतलब होता है जिन चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मूर्त। और जो चीज़ को हम टच फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जिनकी हम सिर्फ कल्पनाएँ कर सकते हैं, जैसे प्यार हुआ, वो सब अमूर्त के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, छोटे बालक होते हैं उनको हम तभी नर्सरी या प्री नर्सरी क्लास में क्या होता है, हम उनको कॉन्क्रीट मूर्त मटेरियल से पढ़ाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े सेब होते हैं प्लास्टिक के, उनको दिखाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम टच फील कर सकते हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर बच्चों को हम अमूर्त चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, फिर हम बच्चों को कठिन कार्य की तरफ लेके जाते हैं। तो वही चीज़ समझाएगी, जब बच्चों को ए फॉर एप्पल बोले ना समझ पाए तो उसको हम प्लास्टिक का एप्पल दिखाएं, तब अमूर्त चीज़ें दिखाएं, मतलब मूर्त चीज़ें दिखाएं। तो चीज़ को देख के बच्चा समझेगा, तभी इसमें बात की गई मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चों को ले जाया जाता है। अब बात करते हैं अगले सूत्र के। अगला जो सूत्र है तीसरा, वो पूर्व से अंश की तरफ होता है। पूर्व से अंश की तरफ, मतलब पूर्व मतलब होता है होल, मतलब पूरा, अंश मतलब होता है पार्ट या टुकड़े। इसमें क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, पूर्व टू अंश में क्या होता है कि बच्चों को पहले पूरी स्टोरी पढ़ा दी जाती है। स्टोरी पढ़ाने के बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, पैराग्राफ के टुकड़े किए जाते हैं, उनको समझाया जाता है बच्चों को। एक पूरी कहानी पहले बच्चों की पूरी कहानी पढ़ा दी या पोएम पढ़ा दी, फिर उनमें 2-2, 3-3 पैराग्राफ लेकर उनको समझाया गया। तो ये बात इसके अंदर आती है, पूर्व से अंश की ओर इस सूत्र के अंदर कार्य करता है। तो क्या हुआ कि बच्चों को पहले स्टोरी या पोएम पढ़ाएंगे, पूरी पढ़ा देंगे, उसके बाद 2-2 या 3-3 लाइन या एक पैराग्राफ लेके बच्चों को समझाएंगे। ये बात इसके अंदर एप्लीकेबल होती है। तो उसको बोलते हैं पूर्व से अंश की ओर ये जो सूत्र है कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले सूत्र पे। तो जो हमारा अगला सूत्र है वो है विशिष्ट से समान की ओर। मतलब विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जनरल। इसमें क्या होगा, जब हम कोई चीज़ ऐसा क्रिटिकल काम कर रहे होते हैं या कुछ ऐसा कठिन कार्य कर रहे होते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक रखते हैं, उसको हम विशिष्ट मानते हैं। या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट होता है, फिर कठिन कार्य होता है, फिर कठिन से उसको धीमे धीमे हम कहाँ लेके जाते हैं, हम सामान्य की तरफ लेके जाते हैं उस कार्य को। मतलब मान लीजिए कि आपको हम मैथ सिखा रहे हैं, जो कि कठिन कार्य है, लेकिन धीमे धीमे जब आप सीख गए तो आपका क्या, अब तो वो आपके लिए सामान्य हो गई है, ठीक है। तो आप विशिष्ट से सामान्य की तरफ जा रहे हैं। इस सूत्र के अंदर इस बारे में चर्चा की गई है। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब हुआ स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब कि कठिन कार्य, जो कठिन कार्य था, वो कठिन कार्य से आपको
सरल कार्य की तरफ ले जाया जा रहा है। ये बात इसके अंदर चर्चा की गई। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र पे। जैसे कि इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रूल में क्या होता है, एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ ले जाते हैं। बच्चों को क्या है, एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं और फिर हम रूल की तरफ लेके जाते हैं। ये बात विशेष सामान के अंदर आएगी, उदाहरण से नियम की तरफ ले जाना। अब हम चर्चा करेंगे विश्लेषण से संश्लेषण के सूत्र के बारे में। इसमें क्या बात बोली गई है, तो विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब होता है होल टू पार्ट्स। मतलब विश्लेषण क्या होता है, आपके टुकड़े होते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट। संश्लेषण मतलब होता है होल, पूरा, समग्र। तो विश्लेषण क्या हुआ, विश्लेषण टुकड़ों में हुआ और संश्लेषण आपका हुआ होल, मतलब पूरा एक साथ। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सिंधी विच्छेदन, जैसे कि नहीं होता है कि सिंधी विच्छेदन क्या होता है कि हम टुकड़े करके सीखते हैं। अगर हमको का प्लस माँ, ये आपका टुकड़ों में होगा, ये होगा विश्लेषण। लेकिन उसका संश्लेषण करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, काम। तो ये आपका विश्लेषण हो गया, ठीक है। तो जो विश्लेषण से संश्लेषण में क्या होता है, विश्लेषण मतलब टुकड़े हो गए और संश्लेषण मतलब पूरा हो गया, मतलब होल हो गया। तो विश्लेषण में हम एग्जाम्पल लिए हैं संधि विच्छेदन का, जैसे कि का प्लस आम टुकड़े हुए तो ये विश्लेषण हो गया, और का प्लस आम जोड़ दिया तो काम हो गया, तो ये आपका संश्लेषण हो गया। अब जानते हैं अगला वाला। अब ये जानते हैं आज का अपना आखिरी शिक्षण सूत्र क्या है। ये बात करता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ बात करता है। ये आपका सूत्र है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है, किसी बालक को हम सीधे डायरेक्ट कोई भी चीज़ समझाने नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ हम किसी बालक को सीधे समझाएंगे, डायरेक्ट समझाएंगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा। इनडायरेक्ट वे मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लेके या कुछ उदाहरण लेके समझाएंगे, तब बालक को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ बच्चे को ले जाना होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतलब क्या होता है, पहले हम उसको क्या होगा, सब कुछ रूल बता देंगे, फिर उसके बाद उसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो उसको बोला गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ ले जाना। और इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का एग्जांपल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब जैसे कि मानिए कि इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब क्या है, आपको सेंटेंस फॉर्म करना सिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है, हम इसको रूल्स रेगुलेशंस और क्या क्या उसमें क्या कौन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, तो इसमें बिल्कुल वो हो जाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष क्या हो गया, भैया हमने पहले आपको सब चीज़ डायरेक्ट बता दी, बाद में हम आपको वो चीज़ को तोड़ या समझा के बता रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। या एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी से पूछते हैं कि भैया हमको वहाँ जाना है, उनके घर जाना है, तो आदमी बोलेगा, सीधा बोलेगा यहाँ से आप वहाँ चले जाइए डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अब फिर दूसरा बंदा कोई और होगा, उससे पूछो भैया वहाँ से यहाँ जाना, तो बोलेगा आप यहाँ जाइए, फिर आप वहाँ से यहाँ टर्न लीजिए, फिर ये घर पड़ेगा, वो ही घर पड़ेगा। तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, इस सूत्र के अंदर चर्चा की गई है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद।